नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। विपक्ष के हमले के बीच लेटरल एंट्री पर सरकार का यू टर्न, अब रद्द होगा भर्ती वाला विज्ञापन। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाली किरण चौधरी का इस्तीफा, क्या जाएंगी राज्यसभा। महाराष्ट्र सरकार असंवैधानिक, संजय राउत के इस दावे ने बढ़ा दी एनडीए की टेंशन। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बिखर सकता है इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी कश्मीर में भी अपने प्रत्याशी उतारने पर अड़ी। मायावती ने बदली रणनीति, बीएसपी का बड़ा फैसला, दशकों बाद उठाया बड़ा कदम। तेजस्वी यादव की तरह चिराग पासवान भी यूपीएससी के विज्ञापन के खिलाफ, कई बड़ी बात। राजस्थान में राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार, डॉ. ने बताई वजह। रूस में यूक्रेन का 92 ठिकानों पर है कब्जा, बोले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब समाचार विस्तार से। लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियों को लेकर मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें लेटरल एंट्री से भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। जितेंद्र ने चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद लिखी है। इस पर अब तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, सबसे पहले जो है इशू को हम लोगों ने उठाया है और जानकारी हम लोगों ने दिया। ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए यूपीएससी है, सब चीज़ है। IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बताइए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के IAS और IPS भर्ती हो जाएंगे। कर्नाटक के MUDA घोटाले में कर्नाटक के CM सिद्धरमैया पर लगे आरोपों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिद्धरमैया पर बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने हमारी चुनी हुई सरकार को परेशान करने की कोशिश की थी। हिमाचल में भी ऐसा ही किया था, महाराष्ट्र में भी ऐसा किया, झारखंड में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र हमारे यहाँ मजबूत है और जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने ऐसी नींव रखी है लोकतंत्र की कि इस तरह की टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए। जो आरोप सिद्धरमैया जी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कठपुतली के माध्यम से लगाए हैं, वो आरोप बिल्कुल राजनीति से प्रेरित हैं और उनमें कहीं कोई सत्य नहीं है। लेकिन बीजेपी वहां ये भी कह रही है यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। आप इकबाल खो चुकी है सरकार। बीजेपी के कहने से थोड़ा इकबाल खो, उन्होंने तो हिमाचल में भी हमारी चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उन्होंने महाराष्ट्र में यही किया, झारखंड में अभी प्रयास कर रहे हैं, जबकि चुनाव एक आध महीना ही दूर है, फिर भी वहां प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी बाज आना चाहिए इस तरह की हरकतों से। जहां ये हार जाते हैं तो विपक्ष की भूमिका में रहिए आप, फिर क्यों आप सरकार को डिस्टर्ब करते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल में हुई दरिंदगी की वजह से डॉक्टर्स के बीच नाराजगी अपने चरम पर है। एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त से देश भर के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हड़ताल पर गए डॉक्टर्स ने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी केंद्रीय संरक्षण अधिनियम की मांग की है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके जरिए ही अस्पतालों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। सरकार के सामने भी यही डिमांड रखी गई है। मैं डॉक्टर प्रणीत रेड्डी, सेक्रेटरी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन PGI चंडीगढ़। आज हमारा 9th डे ऑफ प्रोटेस्ट चल रहा है एंड आज हमने OPD ऑन रोड, मतलब हमारा OPD जहां पे हमने हर रोज बैठ के काम करते थे, AC OPDs सब छोड़ के रोड पे बैठ के आज हम OPD शुरू किया हुआ है। वी वांट टू क्लियरली कन्वे दैट, हम ये बताना चाह रहे हैं सब जनता को, हम स्ट्राइक पे जाकर रिफ्रेश नहीं हो रहे, हम बस जनता के लिए बैठा हुआ है इधर। बस हम यही पूछ रहे डॉक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारा जो 2 डिमांड्स था।
हरियाणा में कुछ महीने पहले कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनको बीजेपी की तरफ से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हरियाणा में बुधवार को राज्यसभा चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन है। उससे पहले आज बीजेपी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। ऐसे में किरण चौधरी का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। हालांकि चर्चाएं कुलदीप बिश्नोई के नाम की भी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद 19 महीने के लिए खाली हुई राज्यसभा की सीट पर किरण चौधरी के नाम पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। किरण चौधरी के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही राज्यसभा सीट के लिए कोई उम्मीदवार न उतारने की बात कह चुके हैं। उनकी तरफ से कहा गया था कि पार्टी के पास विधायकों की संख्या कम होने की वजह से वो अपनी तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारने वाले हैं। वहीं दूसरी पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला कांग्रेस पर प्रत्याशी उतारने के लिए लगातार बोल रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब राज्यसभा सांसद से लोकसभा सांसद बन चुके हैं। इसकी वजह से राज्यसभा की सीट खाली हुई थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक बचा था। ऐसे में कार्यकाल का समय 1 साल से अधिक होने की वजह से भारतीय चुनाव आयोग की ओर से इस सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हो चुकी है। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन नाम की जो खिचड़ी पकी है वो पूरी खिचड़ी अगर आप देखोगे तो उसका कोई मेल नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़कर फिर भी खिचड़ी पकाने की कोशिश हो रही है। राउत ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में इन लोगों के बीच आपस में ही झगड़ा चल रहा है, खासकर देवेंद्र फडणवीस जो उनके साथ दिखते तो हैं लेकिन है नहीं। बीजेपी का परिवार एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ नहीं है। ये पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। ये लोग अब चुनाव को एक साथ जाने की भाषा करते हैं, करने दो, लेकिन एक ऐसी सरकार चल रही है जो आपस में जर्जर हो गई है मतभेद से। ऊपर का दिखावा है, सब ऊपर का दिखावा है। बात सही है कि मुंबई गोवा महामार्ग जो है वो तो लगता है वो स्वर्ग में जाने का रास्ता बन गया है। गोवा में नहीं, स्वर्ग में जाने का रास्ता है वो। और पूरे मुंबई में, ठाणे में, नासिक में, आप कहीं भी जाइए यही हाल है रास्तों का। इसलिए कि ठेकेदारों से पैसा और कमीशन लिया जाता है। ठेकेदारों से सिर्फ कमीशन और पैसा लिया जाता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता जीशान सिद्दीकी ने अजीत पवार की हालिया यात्रा को सफल बताया। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए थे और अजीत दादा का भव्य स्वागत किया गया, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। सिद्दीकी ने स्पष्ट किया है कि वो एक विधायक होने के नाते अपने इलाके के मतदाताओं की समस्याओं को लेकर उनसे मिलने गए थे और इस मुलाकात में कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। देखिए, कल की जो यात्रा थी वो बहुत ही सक्सेसफुल यात्रा थी। हजारों लोग वांद्रेपूर्व के आए थे अजीत दादा का स्वागत करने के लिए, और वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। और आज मैं एक आमदार होने के नाते उनसे मिलने गया था और मेरे मतदाताओं की जो प्रॉब्लम्स है मेरे मतदार संघ में वो डिस्कस करने गया था। ऐसा और पॉलिटिकल कुछ नहीं है। लेकिन चर्चा तो बहुत जोरों से की, आपके पिताजी पहले ही जा चुके हैं अजीत पवार की पार्टी में, तो आपके ऊपर भी कयास लगाया जा रहा है कि आप जा सकते हैं, पार्टी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा जनता उसका फैसला लेगी। कल भी मैंने जनता से प्रश्न पूछे और जो जनता डिसाइड करेगी उस पक्ष से मैं लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी तो मेरी मतदार संघ में आती है और मुझे नहीं बुलाती है, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पर मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा और इलेक्शन जीतूंगा वांद्रेपूर्व से ही। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बिखर सकता है। विधानसभा चुनाव में कश्मीर घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ नजर आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने दोनों पार्टियों से कश्मीर घाटी में भी उचित सीटों की मांग की है। कांग्रेस पार्टी इस बार जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की हार से साफ हो गया है कि दोनों पार्टियों का जनाधार कश्मीर घाटी में सिमट गया है।
इसी बीच कांग्रेस ने कहा कि वह किसी भी लाइक माइंडेड पार्टी से बातचीत के लिए तैयार है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 21 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे। इस दौरान वो 2 दिन यहां पर रुकेंगे। अपने इस दौरे पर वे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में आज से शुरू हो गई है। पहले चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नामांकन भरने की लास्ट डेट 27 अगस्त तक है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद यहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के लिए मतदान 18 सितंबर को होंगे। इस दौरान 24 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। महाराष्ट्र के बदलापुर में नर्सरी की छात्राओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में लोगों में काफ़ी रोष है और अभिभावकों के साथ कई लोग स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही रेल रोको का आह्वान किया गया है। उधर स्कूल में हुए यौन उत्पीड़न मामले में शिक्षा मंत्री दीपक केसकर का बयान सामने आया है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी। देखिए, जो भी इंसिडेंस अंबरनाथ में हुआ बहुत ही बुरा हो गया है। हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। हमारे जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आज मेरे डिपार्टमेंट में 4 IAS ऑफिसर है, सब लोग पुणे से, मुंबई से सब लोग इकट्ठा है। हमारी पूरी जो मशीनरी है महाराष्ट्र की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो पूरी ऑनलाइन थी। मैं आपके लिए बात करने इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन 8 महीना पहले मैंने मीटिंग ली थी कि बच्चे सुरक्षित रहे, इसीलिए हमने सखी सावित्री समिति का गठन किया है। वो अच्छी तरह से काम करे ताकि अपने बच्चे सुरक्षित रहे। इसके बारे में मेरे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे। आज भी मैंने वीसी पे बोला है कि जिन्होंने ये समिति स्थापन नहीं की है उन पे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उनका दोष नहीं है, इस इंसिडेंस में दोष नहीं है, लेकिन ये इंसिडेंस उनके जिले में हो जाता तो वो दोषी पाए जाते। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गद्दावर नेता चंपई सोरेन के बगावती तेवर से संकेत तो मिल रहा है कि राज्य की राजनीति में कुछ तो नया होने वाला है। चंपई सोरेन की बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच क्या होगा, उनका राजनीतिक पड़ाव और क्या झारखंड में होगा कोई बड़ा खेल, इस पर अब चंपई सोरेन ने खुद बात की है। नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम में है। निजी काम है तो क्या भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, वैसा कोई हमारा यही नहीं है। तो किसी से नहीं मिलना चाहते ना। अच्छा, पार्टी से नाराज क्यों थे और क्या? वो सब हमने पहले हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या अभी तो कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चुनाव सर अब जेएमएम से लड़ेंगे, अब कैसे आगे का क्या रहेगा? हम तो बोल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST के आरक्षण को सब कैटेगरी बनाने के फैसले के विरोध कई संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसको अब बड़े स्तर पर समर्थन मिल रहा है। दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने भी बड़े स्तर पर इस बंद का समर्थन किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी पहली बार भारत बंद के समर्थन में सड़क पर दिखाई देगी। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति अक्सर सड़कों की राजनीति के लिए नहीं जानी जाती है। बसपा ने आंदोलनों के जरिए सड़क की राजनीति नहीं की। काशीराम के समय से ही बसपा की राजनीति सत्ता के जरिए अपने लोगों की सेवा करने की रही है। बसपा का कैडर चुपचाप साइलेंट तरीके से अपने दलितों और पिछड़ों में पैठ बनाता रहा है, लेकिन दशकों बाद अब सुप्रीमो मायावती सड़क के जरिए अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश में है। बसपा ने दलित संगठनों के भारत बंद का समर्थन करने का ऐलान किया है। मायावती के उत्तराधिकारी और बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी भारत बंद का समर्थन करने का ऐलान किया। तमाम दलित संगठनों के साथ अब बसपा के झंडे भी इस आंदोलन में मुखरता से आवाज बुलंद करते दिखाई देंगे। आकाश आनंद ने एक्स पर लिखा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC/ST समाज में काफी गुस्सा है। फैसले के विरोध में हमारे समाज ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा समाज शांतिप्रिय समाज है, हम सबका सहयोग करते हैं, सबके सुख दुख में हमारा समाज शामिल होता है, लेकिन आज हमारी आज़ादी पर हमला किया जा रहा है। 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बसपा कार्यकर्ताओं से इस बंद के समर्थन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बसपा के सभी कार्यकर्ता अनुशासित और संवैधानिक तरीके से बड़ी संख्या में इसमें शामिल हों। बसपा के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि अब बसपा की नई राजनीति देखने को मिल सकती है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि दोनों देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले राहुल गांधी ही भ्रम फैलाते थे, अब उनकी माताजी भी इस काम में शामिल हो गई हैं।
साथ ही गिरिराज ने राहुल गांधी पर विदेशों में जाकर देश की आलोचना करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये राष्ट्रीयता नहीं है। देखिए, ये राहुल गांधी कांग्रेस पहले भ्रम रोज फैलाते थे, अब उनकी माताजी भी आ गई भ्रम फैलाने में। एक समय था हैंड स्पन हैंड वीवन था, आज हम घर घर तिरंगा को पहुंचा रहे हैं। तिरंगा आज राष्ट्रीयता का प्रतीक है और अगर मेडमैन फैब्रिक से हो रहा है, हमारे कंस्टिट्यूंसी में बेगूसराय में सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों ने मिलके 1 लाख झंडा बनाया, आप उसको गाली दे रहे हैं। विदेशों में जाके गाली देना, आप अपने बेटों से पूछें, वो राष्ट्रीयता नहीं है। राष्ट्रीयता है जब कोई गरीब तिरंगा अपने घर पे फहराता है तो उसके अंदर राष्ट्रीयता की भाव जगती है। आप पॉलिस्टर, यहाँ 10 मिलियन टन की कैपेसिटी है भारत में, 7 मिलियन टन उसके बन रहे हैं कपड़े। ये बेकार की बातों को देश में भ्रम फैलाना माँ बेटे का काम है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपीएससी लेटर भर्ती पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी पूरी तरीके से इन नियुक्तियों को लेकर अपनी सोच स्पष्ट करती है। उन्होंने कहा है कि कहीं पर भी अगर सरकारी नियुक्तियां होती हैं तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों पर का पालन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइवेट क्षेत्र में इसके प्रावधान नहीं है, ऐसे में अगर सरकारी क्षेत्र में भी इसे लागू नहीं किया जाएगा। कल जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई है, मेरे लिए चिंता का विषय है। एकदम स्पष्ट कर दूं, अगर किसी भी एक विषय को उदाहरण के तौर पर दिखाकर अगर सरकार की नीयत पे सवाल उठाया जाएगा तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। पीछे कुछ दिनों पहले जब अनुसूचित समाज में भी आरक्षण को लेकर मतभेद को पैदा करने का प्रयास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरी बात ये, पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है, प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। दूसरी बात, मैं भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 80वीं जयंती है। दिल्ली में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बावजूद कांग्रेस नेताओं सहित अन्य लोग पूर्व प्रधानमंत्री के समाधि स्थल वीरभूमि में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारी बारिश के बीच ही राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बारिश में भीगते हुए उनके समाधि स्थल की परिक्रमा की। इस मौके पर समाधि स्थल पर मौजूद लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगाए। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिल्ली स्थित समाधि स्थल वीरभूमि पहुंचे। उन्होंने भी भारी बारिश के बीच पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और उनके भांजे सहित कई कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। वही आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ था। आयरन लेडी के नाम से मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या के बाद राजीव गांधी को कांग्रेस की बागडोर सौंपी गई थी। वह सिर्फ 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। तमिलनाडु के श्रीपेरुबंदर में 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इस हत्या को LTTE ने अंजाम दिया था। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार हो रहे चुनाव में 12 सीटों के लिए जल्द ही 9 राज्यों में चुनाव होंगे। राजस्थान में कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद सीट खाली हो गई, जिसका चुनाव भी इसी दौरान होना है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस चीफ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसको जीतने के लिए पर्याप्त बहुमत है, इसलिए कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी।
इससे पहले इसी साल अप्रैल में हुए चुनाव में कांग्रेस ने सोनिया गांधी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था। 2022 के राज्यसभा चुनाव में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस और भाजपा की तरफ से 2-2 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुभाष चंद्र मैदान में आ गए थे, जिसके बाद दोनों ही दलों को क्रॉस वोटिंग कर डर सताने लगा था। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को जयपुर बुला लिया था। बीजेपी विधायकों को रिसोर्ट में रखा गया था, जिसके अलावा कांग्रेस भी सतर्क हो गई थी। उस समय कांग्रेस में शामिल हुए बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायकों को उदयपुर भेज दिया गया था। ज्योति मिर्धा ने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद उनका नाम भी चर्चा में आ गया। वे पिछले 2 चुनाव हार चुकी हैं। खिवसर उपचुनाव के लिए भी उनका नाम चर्चा में है। पार्टी उन्हें सदन भेजकर हरियाणा चुनाव में उनका इस्तेमाल कर सकती है। यही तर्क पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए भी दिया जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी सेना ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 92 बस्तियों पर नियंत्रण कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि यूक्रेनी सैनिकों ने 1250 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा रूसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। वहीं आगे ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारे देश के सुमी क्षेत्र के ठीक सामने रूसी सीमा क्षेत्र को रूस की सेना से लगभग पूरी तरह से मुक्ति दिला दी गई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना कुर्स्क के क्षेत्र में कई जगहों पर अपना सैन्य अभियान जारी रखे हुए है। पिछले हफ्ते यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार माइखाइलो ने कहा था कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन का अभियान दोनों देशों के बीच संभावित शांति वार्ता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूसी क्षेत्रों पर कब्जा करने में दिलचस्पी नहीं रखता। हालांकि इसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस की सीमा पर यूक्रेन के हमलों का उचित जवाब दिया जाएगा। रूसी सेना का पहला काम कुर्स्क क्षेत्र से यूक्रेनी सेना को हटाना है। यूक्रेन ने 6 अगस्त को कुर्स्क क्षेत्र में सैन्य अभियान शुरू किया था। 15 अगस्त को यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ सिरस्की ने कहा कि उनकी सेना ने इस क्षेत्र में 82 बस्तियों को कब्जा कर लिया है। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के सीमावर्ती कुर्स्क क्षेत्र पर हमले के बाद यूक्रेन के साथ बातचीत संभव नहीं है। स्थानीय मीडिया के साथ एक साक्षात्कार के रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुर्स्क क्षेत्र पर हमलों के बाद बातचीत असंभव है। इस बीच उन्होंने उन आरोपों का खंडन किया कि दोनों देशों के किसी तीसरे देश से मध्यस्थता के लिए संपर्क किया है और इसे कोरी अफवाह बताया। हिंदी समाचार में बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।